हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है, हम बात कर रहे हैं 2.4.2 एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण टॉपिक पे। पहली बात तो ये कुछ बच्चे जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है। 2 का अर्थ हो गया चैप्टर 2, इसमें यूनिट की बात नहीं है, यूनिट 6 का चैप्टर 2। 4 का अर्थ हो गया चैप्टर 2 का 4th टॉपिक, और इसके बाद पॉइंट 2 का अर्थ हो गया सेकेंड सब टॉपिक, यानी कि 2 हो गया चैप्टर, 4 हो गया टॉपिक और 2 हो गया सब टॉपिक, यानी कि हम भ्रूण एम्ब्रियो के विकास के बारे में आज बात करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित कुछ जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका समाधान हम पहले ही कर दें, उसके बाद हम इसके विकास की बात करेंगे। पहला प्रश्न जो बनता है कि भ्रूण का विकास किस तरफ होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन जो नीट में भी बोर्ड में भी आता है कि भ्रूण का विकास किस तरफ होता है। तो आपको हम याद दिलाएं, पिछले वीडियो में जो हमने बनाया है, बताया है, उसी को लिंक करते हुए आप याद करें कि भ्रूण का विकास ये माइक्रोपाइल एंड है और ये कैलाजा एंड है दूसरा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आता है कि भाई भ्रूण का विकास किस तरफ होता है। तो भ्रूण ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, यानी कि भ्रूण कोश। इसमें भ्रूण का विकास आप याद करिए कि यहां पर होता है, यह होता है जायगोट, यानी कि युग्मनज, और यही बाद में किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में। तो पहले प्रश्न का जवाब मिल गया कि भ्रूण का विकास माइक्रोपाइल की तरफ होता है, बीजांड द्वार की तरफ होता है। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर अल्टीमेटली बचते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। एक तो ये जायगोट बचता है जो एग और मेल गैमीट के मिलने से बनता है। दूसरा एक स्ट्रक्चर और होता है जो कि 3N होता है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो 3N होता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, यानी कि PEN। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे बच्चे, PEM नहीं होता, PEN होता है। PEN ये यहाँ पर होता है, जिससे बाद में भ्रूण पोष का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म का विकास होता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए किसी एक भ्रूण पोष कोशिका में अगर गुणसूत्रों की संख्या 24 है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी भ्रूण पोष की एक कोशिका में जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर 24 है तो उसके जायगोट में कितने गुणसूत्र होंगे, पहला क्वेश्चन, अथवा उसके मेल गैमीट में कितने गुणसूत्र होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों चीजों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। राइट आंसर दिमाग लगाइएगा। और मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर ट्रिप्लॉइड यानी 3EN PEN का एक सेल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो जायगोट में गुणसूत्र कितने होंगे तथा मेल गैमीट में कितने होंगे, यह दूसरा प्रश्न हुआ। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा प्रश्न उठता है कि पहले किसका विकास होता है, पहले ये भ्रूण पोष का विकास होता है या पहले जायगोट का विकास होता है। विकास क्रम में ऐसा देखा गया है कि चूंकि बढ़ते हुए एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के लिए जो पोषण चाहिए होता है वह यही भ्रूण पोष उपलब्ध कराता है। तो पहले भ्रूण पोष का विकास होता है, उसको फॉलोअप करता है, उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। यह एक इसकी विशेषता है, ये एक विकासीय लक्षण है कि भ्रूण के विकास के लिए जो भोजन उपलब्ध कराता है वो भ्रूण पोष। ध्यान दीजिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है।
पोष अर्थात पोषण प्रदान करने वाला, तो किसको पोषण प्रदान करने वाला? भ्रूण को। ये वो चीज है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसको भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका विकास पहले होता है और भ्रूण का विकास बाद में होता है। चौथी बात आती है कि इन दोनों के विकास में, यानी कि भ्रूण और भ्रूण पोष के विकास में कौन बचता है, कौन नहीं बचता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जिनमें भ्रूण विकास करते करते पूरा भ्रूणपोष खत्म कर देता है, भ्रूणपोष नहीं बचता है। भ्रूणपोष इतना विकास करेगा, इतना विकास करेगा कि वो सारा भ्रूणपोष खा जाएगा। जैसे मटर, आप मटर में देखें, जितनी दालें हैं, आप चने में देखिए, मटर में देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम में देखिए, ठीक है, इनमें क्या होता है कि भ्रूण जो विकास कर रहा होता है वो सारे भ्रूणपोष को खा जाता है। तो जो हम दालें अलग करते हैं, मटर की, चने की, अरहर की, तो जो दालें छिलका जो अलग करते हैं, तो जो दो दालें निकलती हैं, एक्चुअली वो भ्रूणपोष नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो कॉटिलडन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें भ्रूणपोष बचा रहता है, भ्रूण का विकास भी हो जाता है और परिपक्व बीज में भ्रूणपोष बचा रहता है। जैसे कि जो घासें हैं, आप जैसे धान, गेहूं, मक्का, नारियल, अरंडी यानी रेड़ी, कैस्टर, इन सब में भ्रूणपोष परिपक्व बीज में भी बचा रह जाता है। तो यह भी देखने वाली बात है कि भ्रूण के विकास के साथ साथ भ्रूणपोष किन में बचता है और किन में नहीं बचता है। अब बात करते हैं भ्रूण के विकास की। तो भ्रूण का विकास, चाहे वो डाइकाट हो चाहे वो मोनोकाट हो, प्रारंभिक अवस्था में दोनों के एक जैसे होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि दोनों के पूर्वज एक थे जिनसे इनका विकास हुआ। तो थोड़ा सा अंतर है, बट प्रारंभिक स्थितियां दोनों में बराबर होती हैं। क्या बराबर होती हैं? भ्रूण की जो पहली अवस्था होती है वो गोलाकार, ग्लोब्यूलर होती है। एक बात और, इसको बताने से पहले कि जो जायगोट से एम्ब्रियो बनने के क्रम में है, यहां पर सबसे पहले ये जायगोट दो सेल में डिवाइड होता है। जो नीचे की सेल होती है इसको बेसल सेल कहते हैं, बेसल सेल, और जो ऊपर की सेल होती है इसको टर्मिनल सेल कहते हैं, टर्मिनल सेल। इस बेसल सेल से सस्पेंसर का विकास होता है। यहां जो ऊपर देख रहे हैं ना निलंबक, ये सस्पेंसर का विकास होता है इसी बेसल सेल जो नीचे है, मैक्रोपाइल की तरफ है। और जो दूसरा टर्मिनल सेल है, इससे इस बाकी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जैसे यहां पर ये ग्लोब्यूलर है, तो ये ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, इसका विकास टर्मिनल सेल से होता है। तो ये पहले ध्यान दें कि पहला जो विभाजन होता है उसके बाद दो सेल्स बनती हैं। बेसल सेल यानी बेस की तरफ, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बेस नीचे की तरफ है, ये होता है। इससे सस्पेंसर कुछ सेल्स होती हैं जिसको ये हास्टोरिया कहते हैं, जिससे पोषण प्राप्त करता है, और ये कुछ सेल्स होती हैं क्रमशः विभाजित होती हैं, और यहाँ पर ग्लोब्यूलर यानी गोलाकार स्ट्रक्चर बनता है। ये पहली संरचना होती है। देन थोड़ा सा और सेल्स विभाजित होती हैं। उनके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है वो है हार्ट शेप यानी कि हृदयाकार। इसके बाद पूरा मैच्योर एम्ब्रियो तैयार होता है। मैच्योर एम्ब्रियो में ये हिस्सा सस्पेंसर कहलाता है, कई सेल्स का होता है। इसके बाद इसमें दो कॉटिल्डन्स हैं, इसलिए यह द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री में यानी कि दो बीजपत्र यानी कि डाइकॉट। तो इसमें दो बीजपत्र दिख रहे हैं, तो ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो रेडिकल है वो यहां होता है और जो प्लूम्यूल होता है वो यहां होता है एंटीपोडल साइड। अब इसी में देखिए, एंटीपोडल साइड हमारा ये है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, एंटीपोडल ये होंगे ना। अब हम बात करते हैं कि इसका जब विकास होगा तो कुछ इस तरह होगा, ऐसे बनेगा, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। तो हमारा जो
प्लूम्यूल है वो यहां पर है, ये प्लूम्यूल है। यह भी क्वेश्चन आता है, प्लूम्यूल किस साइड होता है? प्लूम्यूल अर्थात प्रांकुर किस तरफ होता है? तो ये एंटीपोडल साइड होता है। एंटीपोडल साइड यानी कि ये एंटीपोडल हुआ ना, एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल हुआ, तो प्लूम्यूल एंटीपोडल साइड होता है और ये रेडिकल माइक्रोपाइल की साइड होता है, एम्ब्रियो की साइड होता है, यानी कि जाइगोट की साइड होता है, इस तरफ नीचे की तरफ होता है। तो प्लूम्यूल एंटीपोडल साइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जान लीजिए, रेडिकल यानी कि मूलांकुर, इससे मूल यानी कि जड़ का विकास होता है। रेडिकल यानी मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। कोटिल्डन्स हम जानते हैं कि आगे बढ़ते हुए अंकुरण के बाद भ्रूण को जो पोषण चाहिए होता है वह पोषण इसी कोटिल्डन्स यानी बीज पत्र से मिलता है। दूसरी चीज प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर, प्रांकुर से प्ररोह का विकास होता है। सामान्यतः जो मिट्टी के ऊपर की संरचना होती है जिसमें जड़ छोड़कर तना, पत्ती, फूल, फल, ये पूरा प्रांकुर कहलाता है, शूट सिस्टम कहलाता है। तो शूट सिस्टम का विकास प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर से होता है, जो कि एंटीपोडल साइड होता है। इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा पलट देते हैं और विस्तृत कर लेते हैं। तो ये डाइकाट का ही है, डाइकाट की संरचना यह भी है। तो अब इसमें हम ज़्यादा समझ में आता है कि ये भ्रूण जो होता है वो किस तरह होता है, संरचना उसकी कैसी होती है। तो देखिए, इसमें 2 बीजपत्र हैं, 2 कोटिल्डन्स हैं। इसका अर्थ ये है कि ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है। इसमें एक बीजपत्र है जिसको स्कुलेटम या प्रसल्क कहते हैं, तो ये एक बीजपत्री का भ्रूण है। इस द्विबीजपत्री भ्रूण में बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। जहां पर ये दोनों कोटिल्डन्स की एक्सिस काटती हैं, यहां पर इसके ऊपर के हिस्से को एपिकोटिल या बीज पत्रोपरिक कहा जाता है और यह जाके समाप्त होती है प्लूम्यूल पे यानी कि प्रांकुर पे। जो यहाँ पर हमें नीचे दिखा वहां पर यहाँ पर हमने उसको सीधा करके कर दिया तो प्लूम्यूल ऊपर हो गया, जिससे शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र का विकास होगा। यह प्लूम्यूल यहाँ पर हो गया और इसके नीचे क्या है, एपिकोटिल। इसके बाद इस एक्सिस के नीचे की तरफ ये हाइपोकोटिल, हाइपो का अर्थ ही होता है निम्न, जैसे हाइपोथर्मस मतलब निम्न ताप, हाइपो शब्द का अर्थ ही होता है नीचे। तो हाइपोकोटिल यानी कि ये नीचे हो गया, इस एक्सिस के नीचे हो गया और इसकी समाप्ति कहाँ होती है, रेडिकल पे, जिससे जड़ का विकास होता है। हम जानते हैं कि जड़ के अंत में उसकी सुरक्षा के लिए रूट कैप पाई जाती है, जिससे इस बढ़ती हुई जड़ की सुरक्षा हो सके, तो ये रूट कैप पाई जाती है। तो रेडिकल से जड़ का विकास होता है और इसके अंत में रूट कैप होती है। तो ये संरचना हो गई आपकी द्विबीजपत्री भ्रूण की, डाइकाट एम्ब्रियो की। अब बात करते हैं मोनोकाट एम्ब्रियो में, थोड़ा सा अंतर होता है। मोनोकाट यानी एक बीजपत्री, अर्थात इसमें बीजपत्र की संख्या एक ही होती है, उसे स्कुटेलम या प्रसल्क कहते हैं। साइड में होती है, बगल में, किसके, एम्ब्रियोनल एक्सिस के। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके एक तरफ एक साइड में होती है। इसमें जो ये एक्सिस होता है इस स्कुटेलम का, इसके ऊपर का भाग, जैसे इसमें हमने देखा एपिकोटिल कहलाता है। एपिकोटिल की जहाँ पर समाप्ति होती है उसको प्लूम्यूल कहते हैं। इस प्लूम्यूल से प्रांकुर का विकास होता है। खास बात यह है कि इस प्लूम्यूल के ऊपर एक प्राइमोर्डियल लीफ स्ट्रक्चर यानी कि प्रारंभिक पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं या प्रांकुर चोल कहा जाता है। चोल मतलब हम जानते हैं कवरिंग, किसकी कवरिंग, प्रांकुर की। तो हिंदी में इसको प्रांकुर चोल कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस प्रसल्क की एक्सिस के और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को जहां क्रॉस करता है उसके नीचे वाला जो भाग है उसको हाइपोकोटिल कहते हैं। हाइपो, फिर वही बात आई,
नीचे की तरफ हाइपोकॉटिल, और इसकी समाप्ति जहां होती है उसको रेडिकल कहते हैं, यानी कि मूलांकुर। तो रेडिकल से यानी मूलांकुर से मूल का अंकुरण अर्थात जड़ का अंकुरण होता है, जड़ का विकास होता है। तो यहाँ भी रूट कैप पाई जाती है, ये रूट कैप है, और इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, इसके ऊपर की जो संरचना होती है उसको कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश वाली बुक में भी यहाँ पे डबल आर है, एक्चुअली सिंगल आर होना चाहिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा कोलियोराइजा में। अब याद आप कैसे करें, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में। यहां पर चूंकि आर है, देखिए कोलियोप्टाइल में कहीं आर नहीं है लेकिन कोलियोराइजा में आर है, तो आर फॉर रूट। तो रूट साइड में क्या हो गया आपका, आर फॉर रूट। रूट साइड में जो संरचना पाई जाती है उसको कोलियोराइजा या हिंदी में मूलांकुर चोल कहते हैं। तो आर फॉर रूट, तो रूट साइड में क्या हो गया, कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल किस साइड में हो गया, प्रांकुर की साइड में हो गया। तो अब इसमें अलग स्ट्रक्चर, ये दोनों संरचना कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा डाइकॉट में नहीं पाए जाते, पहली बात। दूसरी बात, इसके कॉटिल्डन्स को स्कूटेलम कहा जाता है, मोनोकाट के कॉटिल्डन्स को स्कूटेलम कहते हैं या प्रशल्क कहते हैं, क्योंकि इसका उतना विकास सामान्यतः नहीं होता है जितना कि डाइकॉट में कॉटिल्डन्स का होता है, तो इसलिए प्रशल्क थोड़ी सी छोटी संरचना होती है। इसमें एंडोस्पर्म मोस्टली ज़्यादा पाए जाते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, कार्टिल्डन्स इसमें 2 होते हैं, इसमें एक ही होते हैं। तो ये अंतर होता है डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में। इसके बाद का जो टॉपिक बन रहा है वो है सीट। जल्दी ही आपको उसके बारे में भी बताएंगे और फिर मिलते हैं। और इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि 3n अगर 24 है तो 2n और n कितना होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और खूब मन से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।